हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम शुरू करेंगे श्रृंखला, उसमें पहले तो ये समझाऊं कि चंद्रमा से केतु को देखना ज़्यादा जरूरी है या चंद्रमा से राहु को, और केतु को कहाँ से देखना ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके बाद एक एक करके आपस में उनकी प्लेसमेंट्स, पोजीशंस, इन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो पहले क्लियर करते हैं और इसके बाद अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। सबसे पहली कंडीशन देखिए, जो चंद्रमा है वो रिप्रेजेंट करता है मन को। ऐसे स्थिति में मन जो है वो किसकी तरफ आगे बढ़ सकता है, इस बात को समझना जरूरी है। मन चाहतों को लेकर आगे बढ़ने वाली चीज है, तो कि एक बहुत ही बेहतरीन कोट है कि आंखें, कान, यानी कि किसी भी प्रकार की इंद्रियां जो हमें दी गई हैं, वो इंद्रियां कहीं ना कहीं हमारे मन से ही जाकर जुड़ती हैं, और हमारे इन इंद्रियों के सामने जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें हम अपने मन में जो महसूस करते हैं वो चीज़ हम फील करते हैं। समझिएगा इस बात को। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सारे के सारे हमारे मन की तरफ ही जाके अपने प्रभाव को दिखाते हैं। मान लीजिए किसी का मन किसी चीज़ को खाने के लिए कर रहा है तो वो उसको अच्छा मानेगा, और अगर नहीं खाने के लिए कर रहा है तो वो उसी में उसका मन अपने आप कुछ ऐसी भावनाएं पैदा करेगा जिससे कि उससे दूर हट जाए। तो जो डिज़ायर्स है, वो डिज़ायर्स का पहला ग्राउंड जो है वो आपकी इंद्रियां हैं। अब इंद्रियां दो तरीके से काम करती है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो जहाँ पे चीज़ें कॉन्शियसली होती हैं वो सारी की सारी कंडीशंस कहीं ना कहीं राहु से कंट्रोल हो रही है और चंद्रमा से कंट्रोल हो रही है। किसी चीज़ को देखकर उसके प्रति आकर्षण में आना या उसके प्रति घृणा में आना, जहां आपकी जागरूक इंद्रियां काम कर रही हैं, वो पूरी तरीके से राहु और चंद्रमा की तरफ इशारा करते हैं। इसीलिए चंद्रमा से राहु की प्लेसमेंट को हमने ऐसे देखा कि मन से हमारी चाहतों का क्या रिश्ता है, वो किस तरीके से हमारे जिंदगी को एक प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसी के साथ अगली जो चीज़ हमें समझनी है वो है कि केतु क्या है। बहुत पहले के वीडियो में मैंने आपसे कहा था केतु उस अवस्था को कहते हैं, या इस लॉजिक को भी इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे हम बेसिक दशा सिस्टम पढ़ते हैं तो बेसिक दशा सिस्टम हमेशा 7 साल केतु के होते हैं। ये सबसे पहले 7 साल केतु को मिलते हैं, और क्या ऐसी कंडीशन है कि एग्जैक्टली 7 ईयर्स का टाइम जो बेसिक दशा सिस्टम, यानी आपकी ज़िंदगी में आपकी कोई सी भी दशा चल रही हो, उसके बावजूद भी ऐसा माना जाएगा कि काल पुरुष की गणना के हिसाब से जो कुंडलियाँ बनती हैं उसमें पहले 7 साल केतु की दशा है। तो पहले 7 साल केतु की दशा में जो छोटे से बच्चे हैं उनको लेके ऑब्जर्व करके देखिए, वहाँ पे डिज़ायर जो आएगी वो डिज़ायर किस तरीके से आएगी, नेचुरल आएगी, ना कि आर्टिफिशियल। अब यह डिज़ायर आर्टिफिशियल और नेचुरल क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, उसके प्रति उसके बावजूद यदि कोई डिज़ायर आती है तो वो एक नेचुरल डिज़ायर है। लेकिन जब हम दुनिया में आँख कान खोल के, सुन के, समझ के किसी के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, किसी चाहत के प्रति, तो वो हमारा एक लगाव है किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति। और जब हम बिना किसी चीज़ को जाने समझे उसके प्रति अगर एक आकर्षण देते हैं तो वो चीज़ जो होती है वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स। तो केतु जो है, केतु कहीं ना कहीं शुरुआत में अगर 7 साल तक की कंडीशन में देखें, जहाँ हम कहते हैं कि छोटे बच्चे हैं जिनको हमने नहीं बताया कि टॉफ़ी क्या होती है, टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, उससे भी निचले स्तर पे लेके जाएगी। यानी कि ये समझ लीजिए एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो जब तक अपना 1-1.5 साल का समय कंप्लीट करता है, दुनिया की चीज़ों को समझता नहीं है, उस समय की स्थिति में जो उसके अंदर का सिस्टम है, वो जो कंसेप्ट है, वो सिस्टम, वो केतु है, क्योंकि वो अंतर्मुखी ग्रह है। अंदर ही अंदर आपके सारे के सारे सिस्टम्स को चलाने का काम, सारे सेंसेस को करने का काम क्या करता है, वो केतु करता है। मान लीजिए आपको अगर कभी भी देखना, किसी बच्चे को देखेंगे तो भूख लगेगी तो वो क्या कर रहा है, वो रो के उसको बाहर बता रहा है। वो सारा जो इंटरनल बॉडी का सेंस पार्ट है वो कहीं ना कहीं केतु के पास है, जो कि हिडन इनसाइड है, जो नेचुरली डेवलप होता है, वो चाहे इंसान में हो चाहे किसी भी पशु पक्षी में हो, ठीक है। जबकि राहु के द्वारा उत्पन्न होने वाली चीज़ें जो हैं वो एक्वायर्ड करने के बाद होती हैं, ठीक। इस कारण से जो हिडन इनसाइड है वो हेल्प करता है किसको, वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमारी सोल को। इसको दूसरे एग्जांपल से मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि मान लीजिए आप जब कभी भी किसी भी प्रॉब्लम के अंदर आते हैं तो आपके अंदर की जो पोटेंशियल्स है, ट्रू पोटेंशियल्स, उसके द्वारा आप अपने आप को कैसे बाहर निकालते हो। आप एकदम कहीं चल के जा रहे थे, एकदम से आपके ऊपर गर्म पानी गिरा तो आपकी बॉडी जो नेचुरल एक रिएक्शन से देती है किसी भी चीज़ के एक्शन के अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं वाया केतु होता है। इसीलिए
आपकी बॉडी एक्चुअल में लेके क्या चल रही है? आपकी बॉडी लेके चल रही है एक सोल को। यूनिवर्सल सोल जो है वो सूर्य के साथ कनेक्टेड है। इंडिविजुअल सोल्स और इंडिविजुअल चार्ट्स के अंदर वही कंसेप्ट उठेगा और उठ के जाएगा कहाँ पर? धीरे धीरे आपके आत्मकारक की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन अभी हम आत्मकारक पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं करेंगे। इतना समझ लीजिए कि जो आपके इंटरनल सेंसेस हैं, जो आपकी इंटरनल प्रतिभा है, जो केतु रूल करता है, वो एक्चुअल में किसकी तरफ है? वो सूर्य की तरफ है। जिस दिन आपके बॉडी ने अपने सारे सेंसेस जो कि नेचुरल सेंसेस हैं उसको खत्म कर दिया, तो उस दिन आप ये मान लीजिएगा कि आपने इस शरीर को त्याग दिया। ठीक है, आज की तारीख में आप शरीर त्यागने का मतलब है कि बिल्कुल प्राण यानी कि सूर्य आत्मा उससे बाहर जा चुकी है। पहले की स्थितियां वहां पे कई बार हम देखते थे कि टेलीपैथी एक सिस्टम है जिसमें कि कुछ योगी लोग केतु को ऊपर पूरी अपनी कुंडली शक्तियों को केंद्रित करके कहीं पर भी भ्रमण की स्थिति बना सकते थे। लेकिन आज की कंडीशन उतनी एडवांस हो चली कि लोग वहां तक नहीं पहुंचते। तो इस कंटेक्स्ट में अगर हम देख रहे हैं तो इस बात को ज़्यादा अहमियत समझिएगा कि केतु हमारे इंटरनल सेंसेस, हमारी आत्मा के साथ कनेक्ट होकर उसमें हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रदान कर रहा है। वो एक हिडन वेल्थ है जो कि आपकी सोल के पास नेचुरली बिल्डअप करने के लिए होगी। ठीक है, दूसरे तरीके से हम जानते हैं कि केतु एक तरीके का झंडा है, एक पताका है जो कि कहीं पे भी लहराएगी। अब झंडा और पताका जो लहरा रहा है वो क्या है? वो बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं आपने अपनी आत्मा के साथ जुड़ के बहुत सारी चीजें करी हैं, तब जाके तो आपने किसी एक सम्मान को हासिल किया। ठीक है, क्योंकि पताका फहराने का मतलब है एक ऐसी स्थिति में किसी चीज को लेकर आ जाना जो बहुत ही लंबे समय तक कहीं ना कहीं बनी रहेगी। जबकि छोटे छोटे समय पे आने वाली चीजें वो हमेशा मन से और चाहतों से होती है। मन बदलता रहेगा, आपकी चाहतें बदलती रहेंगी तो कोई पताका नहीं फहराएगी। लेकिन आप एकदम स्थिर है किसी एक चीज को लेकर, सुदृढ़ है अपनी आत्मा में उस चीज को हासिल करने के लिए, तब वो जो एक लाइन पकड़ के आप जाते हैं वो आपको एक विजय पताका दिखाता है। अब समझिए दूसरा कंसेप्ट। राशियों को भी हमने दो भाग में बांट के रखा था। एक कि वो जो सारे के सारे पुरुष राशियों में आएंगे, एक वो जो सारी स्त्री कारक राशियां आएंगी, इवन साइन एंड ऑड साइन। ठीक है, तो इवन साइन और ऑड साइन के हिसाब से भी पहले देखते हैं। सूर्य जो है उनका एक नेचुरल कनेक्शन जो है वो मैस्कुलिन प्लैनेट के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि सूर्य खुद जल रहे हैं, तप रहे हैं और उसकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है। और इस जो पोटेंशियल है अपने आप को जलाकर, अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में खड़ा करके निकालने का, इसी को हम बेसिकली किसके साथ जोड़ते हैं? मैस्कुलिन पावर्स के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, पुरुष के साथ जोड़ते हैं। दूसरी तरफ चंद्रमा पे हमारा कंसेप्ट है कि वहां पे वो रोशनियां जाती हैं और उस रोशनियों की वजह से वो एक अच्छी स्थिति में चमकते हैं, एक शीतलता देते हैं, इसीलिए हमने उन्हें फेमिनिन साइड पे डाला हुआ है। तो राशियों में भी जब हम कंसेप्ट लगाएंगे तो हमें दो ही ये कंसेप्ट नजर आएंगे। एक, अगर राशि मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन राशि यानी कि पुरुष तत्व की राशि है, इसका मतलब है पुरुषार्थ की मांग करेगी। अगर राशि स्त्री तत्व की है तो वो शीतलता की मांग करेगी। ठीक है, ये कंसेप्ट है जिनको कि अप्लाई करते हुए चलना है। क्योंकि क्या होगा, सेम ग्रह जो है वो मैस्कुलिन भी जाएगा और वही ग्रह उठ के आपको फेमिनिन भी जाएगा। देखिए एग्जांपल बता रहा हूं। यहाँ पे अगर हम देखें तो सूर्य के लिए शुक्र का जो प्रभाव है, राशि प्रभाव, वो किस हिसाब से? सूर्य के लिए शुक्र के पास जो राशि बनेगी वो 7 नंबर है, क्योंकि 7 नंबर एक ऑड साइन है, वो मैस्कुलिन साइन है। अब वो मैस्कुलिन साइन तो है, इस बात से तो कोई दोहरा नहीं। लेकिन अब देखिए 7 नंबर की राशि यानी कि तुला, तुला राशि मतलब तराजू, और तराजू के ऊपर आत्मा को किस तरीके से काम करना चाहिए? बैलेंस होकर काम करना चाहिए। ठीक है, तराजू पे बैठी हुई आत्मा बैलेंस होनी चाहिए। इसका मतलब वहीं उसी राशि में जाकर सूर्य क्या हो रहे हैं, आत्मा क्या हो जा रही है, वो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर दे रही है, अपनी पूरी चीजों को गिव अप कर रही है, तब तो वो न्यूट्रल होगी, बैलेंस होगी। सोल अगर कहीं पर भी एक तरफ मुड़ गई, इंक्लाइंड हो गई, तो इसका अर्थ यह है कि वो किसी एक चीज के तरफ जा रही है, किसी एक पलड़े को झुका रही है। लेकिन जब भी बात करें 7 नंबर की राशि, 7 नंबर है, इसका मतलब वो हो गया आपका मैस्कुलाइन राशि में आ गया, पुरुष तत्व की राशि है, शुक्र की ही राशि है, वैभव की ही राशि है। आत्मा यहाँ पे कह रही है कि वैभव होना तो चाहिए लेकिन एक बैलेंस तरीके से। ठीक है, उस हिसाब से उस राशि का प्रभाव किस तरीके का है, वो शुक्र का प्रभाव लेके चल रही है। अब यहाँ बैलेंस बनाने के लिए शुक्र अपने आप में फेमिनिन प्लैनेट तो है, नो डाउट, लेकिन इस राशि के प्रभाव को जब हम मैस्कुलिन पकड़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है भोग की राशि में बैठकर भी आत्मा अपने आप को कैसे समतुल्य बनाए रखे, बैलेंस बनाए रखे, वो सूर्य देव जाके दिखाते हैं तब जब 7 नंबर की राशि में होते हैं। यानी आपके पास बहुत सारी डिजायर्स होंगी, वहां पे वो जो अपनी नीच राशि में लेंगे वहां पे, तो वो राहु का नक्षत्र है, राहु इज ए डिजायर्स। ठीक है, एक ऐसी जगह जहां महफिल सी बनी हुई है, महफिल में बहुत कुछ है, आपके अंदर चाहत है, लेकिन आप अपनी आत्मा को वहां पे बैलेंस कर रहे हो, न्यूट्रल कर रहे हो।
ये फैक्टर समझना। इसी की जगह शुक्र की दूसरी राशि जो है वो 2 नंबर की आती है, जहां चंद्रदेव जाके उच्च हो जाते हैं। 2 नंबर की राशि पहले तो इवन साइन है, इसीलिए फेमिनिन है। चंद्रमा खुद एक तरीके से फीमेल प्लैनेट्स में काउंट होता है, तो जब उस राशि में बैठता है सेम प्रकार के तत्व उस पर सपोर्ट कर रहे हैं। फेमिनिन राशि का मतलब है चीज़ें थोड़ा सा इजी है, और मैस्कुलिन राशि का मतलब है कि वो जो सराउंडिंग सिचुएशन जहाँ हम बैठे हैं वो थोड़ी सी हार्डशिप के साथ है। आप बहुत ही ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ हर तरह की चीज़ें चल रही हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी आत्मा को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पे सब कुछ चल रहा है और आपका मन भी उसी में लगना चाहता है और आप उसको एंजॉय कर रहे हो। तो शुक्र की जो सेकंड राशि है उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे चंद्रमा उच्च की हो जाते हैं। तो ग्रह तो शुक्र ही है, शुक्र बेसिकली तो फेमिनिन प्लैनेट ही है, लेकिन राशियों का जो असर है वो दोनों में चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी अगर हम देखें सेकंड हाउस में जब बात करेंगे, तो चंद्रमा जब भी हम मानते हैं सेकंड हाउस में है तो वो नेचुरली धन के प्रति एक आकर्षण दिखाता है। और दूसरी बात कि अगर वो ऐसी राशियों में आके बैठे जो कि फेमिनाइन नेचर की हैं, तो उस कंडीशन में सेकंड हाउस में चीजें थोड़ा आसानी के साथ आपको धन देती हैं। लेकिन यदि वहीं पे सेकंड हाउस में राशियां इनमें से कोई आई हो और वहां पे आपका चंद्रमा बैठा हो, तो व्यक्ति पुरुषार्थ करके धन बना रहा है। चंद्रमा नेचुरल काल पुरुष के हिसाब से सेकंड हाउस में उच्च राशि से हर भोग को भोगना चाहता है और उस भोग को भोगने के लिए धन बना रहा है, लेकिन आसानी से बना रहा है या चुनौती से बना रहा है। अगर यहाँ पे इन राशियों में से कुछ है तो काफी ज्यादा संघर्ष करके बना रहा है, चुनौतियों से बना रहा है, और अगर राशियां इस नेचर की हैं तो थोड़ा सा आसानी से बनाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट को आपको पहले समझना है। दूसरा, अब इसमें केतु की अहमियत और राहु की अहमियत देखिए। जहां तक लोग हैं, अगर राहु की राशियां आपको हमेशा फेमिनिन साइड की राशियों में दिखाई दे, तो जो डिजायर्स होगी ना वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट होके चलेगी, क्योंकि राहु जिस राशि में बैठेगा उसके स्वामी का प्रभाव ले लेगा, प्लस वो एनवायरमेंट जो है वो उसको उस हिसाब से सपोर्ट करेगा। जबकि अगर कोई भी ग्रह आपके मैस्कुलिन साइंस में जाके बैठता है, पुरुष तत्व की राशि में जाके बैठता है, तो वहां पे वो उससे प्रभाव लेगा और वही डिजायर्स कई बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड्स पे जाएंगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग साइड पे जाएंगी को ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए राहु की प्लेसमेंट 5 नंबर की राशि में हो गई, तो फिर हर चाहत में उसका एक ईगो फैक्टर खड़ा हो जाएगा। जबकि यही राहु की चाहत अगर चंद्रमा के 4 नंबर राशि से जुड़ी हुई है, तो व्यक्ति अपनी डिजायर्स तो रखेगा लेकिन इमोशनल वे में कनेक्ट होकर, ये दोनों में डिफरेंस है। एक तरफ हिटलर पैदा हो सकता है तो एक तरफ लोगों के साथ लेके चलने वाला व्यक्ति भी पैदा हो सकता है। वो डिफरेंसेस को आपको समझना पड़ेगा। अगर इतनी चीज आपके समझ में आई तो अब आप लगा सकते हो कि सूर्य आत्मा जो है उसके मुक्ति का मार्ग, ठीक है, वो कैसे अपनी मुक्ति बनाए, उसका मार्ग बेस जो है वो जाता है सूर्य से केतु की तरफ। ठीक है, और हमें एक ही बार जीवन मिला है। कई बार आप लोगों से सुनेंगे कि एक ही जन्म मिला है, सारे भोग भोग लो, तो यह है क्या है, चंद्रमा। एक जीवन मिला है मन, और उस एक जीवन के अंदर जितनी भी चाहते हैं सब पूरी कर लो। ये थॉट प्रोसेस फ्रॉम द मून अब पूरा हो जाती है। लेकिन जहां किसी को ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो एक जन्म है और भी जन्म आएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो फिलोसफी है वो है रिपीटेड बर्थ की, एक बार जन्म हुआ फिर आगे और जन्म होगा। तो जहां सूर्य ये भावना देता है कि नहीं ये जन्म तो है और भविष्य में और भी जन्म हो सकते हैं, तो वहां पे वो जन्म को सुधारने की बात करता है, उसको बेटर करने की बात करता है। सो कॉल्ड दैट इस जन्म के अंदर जो कुछ भी अच्छा करके हम मुक्ति कर सके आने वाली चीजों से, उसमें बढ़ना है। तो सूर्य से केतु का संबंध इंपॉर्टेंट बन जाता है इस लिहाज से। जो सेकंड कंसेप्ट मैंने आपको दिया उसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि राशि के हिसाब से कोई भी ग्रह हो, आपका कोई भी ग्रह हो, अगर वो फेमिनिन में बैठा है तो थोड़ा इजीनेस है, अगर वो पुरुष ग्रह की राशियों से जुड़ रहा है, पुरुष तत्व की राशियों से जुड़ रहा है, तो उसके एनवायरमेंट में उसको चैलेंजेस आते हैं। दूसरा एग्जांपल लेके बता देता हूँ, जैसे कि मंगल बेसिकली पुरुषार्थ का ग्रह है, तो पुरुषार्थ का ग्रह होने के कारण वो नेचुरली मेल प्लैनेट कंसिडर होता है। अब देखिए सूर्य देव जो हैं वो पुरुषार्थ में जाते हैं, तो वहां पे आत्मा अपने आप को क्या कर रही है, उच्च कर रही है। वो राशि किस नेचर की है, मंगल की, जलने वाली राशि है। सूर्य का तत्व क्या है, जल के प्रकाश को फैलाना। तो जब सूर्य पहले भाव में आ रहे हैं, मेष राशि से जुड़ रहे हैं, आग में बैठ के खुद को जलाकर भी दूसरों का भला करना, आग में बैठकर भी खुद को जलाकर दूसरों का भला करना, उस प्रवृत्ति की आत्मा जब आगे बढ़ती है तो उस आत्मा की ग्लोरीज अपने आप बढ़ती है। ये कंसिडरेशन सूर्य जब 1 नंबर की मेष राशि में आते हैं तब, क्यों, क्योंकि 1 नंबर की मेष राशि ये बता रही है कि परिस्थितियां जो है वो मंगल वाली है, पुरुषार्थ की है, फैसले बहुत कठोर भी हो सकते हैं, कठिन भी हो सकते हैं, तो आत्मा को मजबूती चाहिए। अब देखिए चंद्रमा के साथ स्थिति क्या है, मंगल वो ग्रह बना हुआ है जो कि पुरुषार्थ को दर्शा रहा है, जबकि चंद्रमा वहां पे उसकी ही राशि में जाके अपने आप को क्या कर लेते हैं, नीच राशि से। क्यों, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो डिजायर का फैक्टर है, मन का फैक्टर है, वो 8 नंबर की राशि इवन तो कंट्रोल्ड बाय मार्स,
मंगल से ही रूल्ड है, लेकिन उसकी जो परिस्थिति है वो देखिए क्या है, वो परिस्थिति है काल पुरुष कुंडली का 8वां है। अंतर देखिए आप किस तरीके से, पहला सर्वस्व खुद, वहां पर आत्मा अपने आप को आगे रख के न्यौछावर कर रही है, लेकिन वहीं पर मन को क्या करना पड़ रहा है, अपने आप को एकांतवास में लेकर आना पड़ रहा है। वो मन जो हर जगह चलना चाहता है, हर जगह बढ़ना चाहता है, वो अपने आप को एकांतवासी बना रहा है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। ऐसी स्थिति में क्या हो गया, मन को मार के जीवन में चलना पड़ रहा है, या जो मन चाह रहा है परिस्थितियां उस राशि की वजह से वो परिस्थितियां उसको नहीं दे पा रही। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, ये फेमिनिन साइन है तो इजीली नहीं दे रही, हार्डशिप तो छोड़ दीजिए, इजीली नहीं दे रही। हार्डशिप के साथ नहीं देती तो फिर भी इंसान सोचता है कि ठीक है मेरे को ये चीज प्रॉब्लम के साथ, यहाँ पे क्या बहुत आसानी से उसके साथ ऐसे ऐसे फैक्टर बनने लगते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को दुखी या परेशान करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है इनको अगर हम मिक्स करके समझ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में कैसे इंक्लिनेशन है। अब आइए कोर कंसेप्ट के ऊपर, सूर्य से केतु की जो प्लेसमेंट रहने वाली है वो इस बात को दर्शाएगी कि आपकी आत्मा और आपकी आत्मा के साथ साथ जो मुक्ति का ग्रह है उसका क्या संबंध कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी चार्ट के अंदर आपको सूर्य और केतु एक साथ दिखाई देते हैं, किसी भी जगह पे हो सकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि ये लगन पे ही बैठे हुए हैं। लगन पे बैठे हुआ केतु वहां पे अच्छा ही होता है, क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन के अंदर अपनी दशा के अंदर कहीं ना कहीं लगन को, व्यक्ति को किसी बुलंदी पे लेके जाना चाहता है। ठीक है, केतु इंडिविजुअली लगन में बैठा है तो वो अच्छा ही होता है, अपनी दशा के अंदर वो प्रयास यही करता है कि व्यक्ति को जीवन के अंदर एक अच्छी ऊंचाइयां उन्नति दे दे। कंडीशन ये है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो उसको सपोर्ट आउट करना चाहिए, नक्षत्र का सपोर्ट होना चाहिए। इससे हटके भी आपको किसी भी कुंडली के अंदर सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है तो मान के चलिए आत्मा और साथ ही साथ केतु, केतु क्या है, केतु है डिटैचमेंट, केतु है इस तरीके से कार्यों को करना जिसमें कि व्यक्ति बारीकी के साथ कार्य कर सके। ठीक है ना, क्योंकि एक कंसेप्ट ये आता है कि राहु बड़ी मशीन चलाते हैं तो केतु जो है वो आपकी छोटी सी मशीन यानी कि जो घड़ियां होती है उनको चलाते हैं। घड़ी चल रही है मतलब टाइम भी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ऐसे में आत्मा सूर्य का संबंध किसी भी कुंडली में किसी भी भाव में एक साथ बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को कई बार ये अपनी आत्मा के साथ अपनी मुक्ति दोनों को मिक्सचर के साथ देखना है। क्या कंडीशन है, अपनी ईगोज को कई बार लेट इट गो करना पड़ता है। इन लोगों को जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है कई बार जहां पे कि दूसरों की वजह से, खुद नहीं दूसरों की वजह से उनको कुछ त्याग करने पड़ते हैं, और यहाँ पे यह आत्मा इस त्याग की क्वालिटी को बिल्कुल अपने साथ में लेके चल रही है। दोनों एक साथ है, सूर्य लगन से देखें तो दोनों आपस में एक साथ जुड़ के बैठे, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को त्यागने की स्थिति दिखाता है, अपने आप को समर्पित करके आगे बढ़ने की स्थिति दिखाता है। और जब ये आत्मा इस चीज को अपने आप को समर्पित करके आगे बढ़ने लगती है तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा तेजी से उन्नति कर लेता है। ठीक है, कंसिडरेशन साइन पे होता है कि वो साइन किसका है। अगर वो साइन मंगल का है तो मंगल की प्रवृत्तियों के साथ, कर्म के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर वो साइन शनि का है तो शनि की प्रवृत्तियों को लेकर आगे बढ़ना होगा। अगर वो राशि वहां पे बुध की है तो बुध की प्रवृत्तियों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं उनकी कुंडली में आपको दिखता है कि सूर्य केतु एक साथ है, 6 नंबर की राशि है, बुध वहीं पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब है राशि का स्वामी वहीं पे साथ दे रहा है। काल पुरुष कुंडली में वो 6ठे भाव से संबंधित राशि है 6 नंबर की, तो संघर्ष करना पड़ रहा है आत्मा को अपने आप से किसी चीज में आगे आने के लिए। फिर बुध का कारक तत्व है कम्युनिकेशन, व्यक्ति कम्युनिकेशन कर करके अपने आप को हमेशा जोड़ रहे हैं और उन्नति के रास्ते बनते जा रहे हैं। मन की बात, ये सारी चीजें जो आई थी वो किस आधार पे किस तरीके से सोच के आई है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मर्क्यूरी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन सपोर्ट कर रहा है व्यक्ति को आगे बढ़ने में, लोगों से जुड़ने की वजह से, जिससे वो आगे बढ़े। सूर्य आत्मा है और केतु है त्याग, अपने आप को दूसरों के लिए जोड़ के झोंक के आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में व्यक्ति को दिखाएंगे। इसी तरीके से किसी भी कुंडली के अंदर राशि को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि उस राशि के ग्रह के तत्वों को पकड़ते हुए अगर चल रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन ये बता रहा है आत्मा खुद को दूसरों के लिए फ्री हैंड अगर छोड़ती हुए चल रही है तो वो नेचुरल उन्नति कर रही है। अगर ये चीज नहीं होती होती तो क्या होता है, चीजें उनके हाथ से उनके आत्मा से नेचुरली थोड़ी सी दूर जा रही होती है और फिर वो परेशान हो रहे होते हैं कि सब मेरे हाथ से दूर क्यों जा रहा है, क्यों मेरे हाथ से चीजें छूट रही हैं, क्यों परिस्थितियां जो है उसे मैं काबू नहीं कर पा रहा। अगर पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रहती है कि व्यक्ति डेवलप कर जाता है, और अगर वो इस थॉट में आ जाता है कि क्यों मेरे हाथ से चीजें छूट रही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे स्थिति में वो फिर प्रॉब्लमेटिक बन जाया करता है। अब सूर्य से अगर सेकंड हाउस में केतु बन जाए तो इस कंडीशन में देखिए क्या बनेगा, एक तरफ आत्मा है और दूसरी तरफ सेकंड हाउस
कुटुंब को भी दर्शाता है, आपके संचित धन को भी दर्शाता है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे आत्मा जो है वो या तो कुटुंब या संचित धन से थोड़ा सा अपने आप को डिटैच रखते हुए चले तो जो सोल है, आत्मा है, वो अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ सकता है। कंडीशन फिर वही आती है, सूर्य के आगे भाव में केतु मौजूद है। केतु पृथकतावाद के साथ साथ अंतर्ज्ञान की कंडीशन दिखाते हैं। तो पॉजिटिव क्या है, देखिए पहले वाले में ये था कि सूर्य, सोल और केतु दोनों व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में बहुत अच्छे थे। जब भी सूर्य केतु साथ में आएंगे व्यक्ति के व्यक्तित्व को काफी अच्छा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अगर सूर्य से केतु सेकंड में आ रहा है तो सेविंग्स, वेल्थ की जो नॉलेज होगी ना, उसमें केतु की बारीकी काम कर सकती है। फैमिली के अंदर चीजों को कैसे टैकल करना है, उसके अंदर केतु की बारीकी काम कर सकती है। इतना ध्यान रखिएगा, अगर एक राशि में सूर्य, अगली राशि में केतु है, इसका मतलब एक साइन अगर मैस्कुलिन है तो दूसरी फेमिनिन होगी, इजीनेस आ जाएगी। अगर पहली वाली फेमिनिन है, दूसरी वाली मैस्कुलिन है तो थोड़ी सी चैलेंज आ जाएगा, क्योंकि केतु डिटैचमेंट जो है वो हार्डशिप के साथ चल रहा होगा और सोल जो है वो थोड़ा सा इमोशन फैक्टर के साथ, फेमिनिन फैक्टर के साथ चल रही होगी। तो सेकंड हाउस में अगर आता है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में ऐसे लोग सेविंग्स, फाइनेंसेस के लिए सोल से देखा जाए तो बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव फैक्टर बना सकते हैं। नहीं तो कई बार आत्मा से फैमिली का जो फैक्टर है उसको डिटैच करके आगे बढ़ के अपनी उन्नति के रास्ते बनाने की कंडीशनें दिखा सकते हैं। इसी का नेगेटिव साइड आप समझ सकते हैं, अपने ही लोगों को, स्वजनों को उतनी ज्यादा अहमियत नहीं दे पाते, उतनी ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए केतु की प्लेसमेंट थर्ड हाउस में आए, केतु को थर्ड हाउस में अच्छा ही मानते हैं क्योंकि वो साहस पराक्रम में बारीकी और वृद्धि देते हैं। कम्युनिकेशंस के अंदर काफी ऐसी आत्माएं बारीकी के साथ काम कर सकती हैं, यानी कि यहाँ पे जो बारीकी है वो थर्ड हाउस लिखने के अंदर, कम्युनिकेशंस के अंदर सपोर्ट हैंड कर रही है। सोल से अगर देख रहे हैं तो ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस यहाँ पे कभी कभी बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा डिटैचमेंट्स को दिखा सकता है, या छोटे भाई बहनों से डिटैचमेंट्स को दिखा सकता है। यहाँ मैंने शब्द बड़ा भी यूज किया है और छोटा भी किया। देखिए केतु की प्लेसमेंट्स जो है वो आ रही है थर्ड में, और एक एस्पेक्ट जो आएगा वो आएगा 11th के ऊपर। इस कंडीशन में ये जो चीज बन रही है स्पेसिफिकली वो तीसरे में बारीकी पकड़ने के लिए अच्छा है, और सोल वहां से अपने आप को डिटैच भी कर सकती है। दोनों चीजें मिक्स होकर चल रही है। बारीकी जिस बीच में पकड़नी है उसके लिए अच्छा है, लेकिन उस बारीकी को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आप को डिटैच करना पड़ता है। अगर यही फॉर्मेशन आपको सूर्य से केतु में नजर आता है कि वो आपकी कुंडली में फोर्थ पे बैठे हैं, तो ये स्थिति, चौथा घर कहीं ना कहीं हमारे मनोस्थिति को दर्शाता है, हमें सुख संसाधनों को दर्शाता है। ऐसे में आत्मा कभी कभी सुख संसाधनों के त्याग से भी पीछे नहीं हटती। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्मेशन है वो दोनों एक प्रकार होने लगते हैं, क्योंकि एक प्रकार से फॉर्मेशन इसलिए कह रहे हैं, केंद्र का प्रभाव आने लगता है। केंद्र का प्रभाव आने की वजह से केतु के ऊपर सूर्य का, सूर्य के ऊपर केतु का प्रभाव, केंद्रीय प्रभाव काम करने लगता है। दोनों सिंक्रोनाइज हो जाया करते हैं। इस स्थिति में चीजें आपस में सिंक्रोनाइज होकर होती हैं। एक बेटर कंडीशन कही जा सकती है कि व्यक्ति की आत्मा एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट पोजीशन में है, वो चीजों को संभाल सकती है। जब परिस्थितियां विकट हो रही हो तो भी आत्मा अपने आप को सबल रख सकती है, स्ट्रॉन्ग रख सकती है, और परिस्थितियां भी कुछ हद तक उसको प्रिपेयर करके चलेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को साझा रूप से प्रभावित कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर देखा जाए सूर्य से केतु किसी को पंचम में मिल रहा है तो यहाँ पे भी दो कंडीशनें बनेंगी। अगर राशियों के हिसाब से प्लेसमेंट सही है, चीजें अच्छी हैं, तो फिर ऐसी सोल किसी भी तरीके के हायर नॉलेज को बहुत बारीकी से निकाल के ले जाएगी। बहुत ही बड़ा ज्ञानी विद्वान व्यक्ति मिल जाएगा जिसने अपने आप आत्मसाध्य करके एक बड़ी ऊंचाई हासिल करनी है ज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, कई बार एंटरटेनमेंट्स के अंदर भी ऐसे फैक्टर सपोर्ट करते हैं फ्रॉम द सन सोल लेवल के, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, ये स्थान जो है ये कहीं ना कहीं हमारी मंत्रणा शक्ति का भी है, और केतु वहां पे थोड़ा सा उसको स्लो करते हैं बारीक करने के लिए। कई बार हमारी सोची हुई चीज शुरुआत में उतनी पॉजिटिव नहीं जाती, वो हमें फोर्स करती है और ज्यादा बारीक तरीके से चीजों को सोचने और समझने के लिए। प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो प्लेसमेंट अच्छी कही जाएगी, लेकिन क्योंकि जो ग्रह है, एक तरफ सूर्य अपने आप में पुरुष ग्रह और दूसरे केतु डिटैचमेंट्स के ग्रह, इसलिए चुनौतियों के साथ यहाँ पे जीवन के अंदर व्यक्ति पहले चीजों को सीखता समझता है और फिर आगे उन्नति के अवसर हासिल करते हैं। अगर इसी कंडीशन से देखें कि सिक्स्थ में बैठ रहे हैं, अगर ये प्लेसमेंट बन जाए तो यहाँ पे क्या है कि आत्मा का एक नेचुरल एनिमी फैक्टर बन के निकल के आएगा। वो चीज से उसको कहीं ना कहीं साइड होना है, क्योंकि देखिए छठा भाव जो है वो किस चीज को दर्शाता है, वो दर्शाता है एक तो हमारे शत्रु प्रभाव को, दूसरी बात है सूर्य से छठा भाव है। सूर्य से छठा भाव में जब भी जो भी ग्रह बैठेगा उसका एक अजीब सा प्रभाव सूर्य की तरफ चला जाएगा। इस कंडीशन में सोल आत्मा के ऊपर केतु का एक प्रभाव आ जाएगा, और यहाँ पे वो चाहकर भी अपनी मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। केतु जिस चीज की डिटैचमेंट दिखाना चाहता है उसको इतनी आसानी से डिटैच नहीं कर पाते हैं, इसको समझिएगा। सूर्य से सिक्स्थ में जो भी ग्रह बैठेगा उसका एक स्पेशल प्रभाव सूर्य के ऊपर होता है।
ऐसे स्थिति में यदि केतु केतु क्या दिखा रहा है, मुक्ति दिखा रहा है, मगर यहाँ पे ये जो सोल है, ये सोल मुक्ति को भी उतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती, डिटैचमेंट्स को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। कई बार ऐसे देखने को मिलेगा जहाँ वो जिसके साथ सोल के साथ कनेक्ट होंगे वहीं पे एनिमिटी फैक्टर बना देगा उसी व्यक्ति के साथ, और वो चाहकर भी उस व्यक्ति को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहता। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कई बार जीवन में हो सकती हैं सूर्य केतु के ऐसे प्रभाव के साथ। सूर्य केतु का जो नेक्स्ट प्रभाव अगर हम देखते हैं वो है 7th एस्पेक्ट प्रभाव। ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि सूर्य के साथ राहु आ जाते हैं, सूर्य आत्मा जो है थोड़ी सी वीक पड़ने लगती है, डिजायर्स में घिरने लगती है। अगर आत्मा अपने आप को डिजायर्स में घिरने से बचा लेती है और सामने की साझेदारी के साथ वो अपने आप को डिटैच कर पाती है, तो फिर सोल अपने जो मकसद है, जो टारगेट है, उसको इजीली अचीव कर लेती है। वरना इस कॉम्बिनेशन के साथ सोल आत्मा जो चीज़ हासिल करने आई है उसे हासिल करने में उसे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा चाहतों के बीच में गिर जाती है और डिटैचमेंट उसको इतनी आसानी से होने नहीं देता। इसके बाद अगर हम देखें सूर्य और केतु की प्लेसमेंट, ये अगर 8th के साथ कनेक्ट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में ये सोल नेचुरली किसी चीज़ को, हिडन चीज़ों को खोजने की कोशिश करती है। ठीक है, केतु डिटैचमेंट्स तो दिखा रहा है लेकिन 8th हाउस के अंदर बारीकी दिखा रहा है। पॉजिटिव साइड ये है कि किसी भी तरीके की गूढ़ विद्या है, किसी भी तरीके के डीप रिसर्च है, बहुत बारीकी के साथ ऐसे लोग कर सकते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि कई बार ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो हमारा 8th हाउस है, जो कि किस बात को दर्शाता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को, उससे भी अपने आप को डिटैच ऐसे सोल्स कर लेते हैं। कई बार आप देखेंगे कि उनको बहुत कुछ मिला लेकिन उन्होंने उसको नेचुरली त्याग दिया। तो उस फॉर्मेशन में सूर्य से केतु की ये प्लेसमेंट एक तरीके से उनको मदद करती है, जिसमें कि सोल अपनी मुक्ति को कहाँ से देख रही है, एक प्रकार से चीज़ों को गहराई में जाके उतर के समझ के, या किसी चीज़ को जो कि मटीरियलिस्टिक बेसिस है उसको त्याग कर। इसके बाद जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी 9th हाउस में। 9th हाउस के अंदर ये प्लेसमेंट फिर से वही है, क्योंकि अग्नि तत्व यहाँ है, अग्नि तत्व यहाँ है, दोनों एक बिहेवियर से चल रहे हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग बिहेवियर से चल रहे हैं, लेकिन दोनों में एक चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं जो कि या तो किसी हायर लर्निंग की तरफ धकेल रही हैं या फिर किसी प्रकार के उच्च कोटि के धार्मिक ज्ञान की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। 1 और 9 का ये संबंध बन रहा है। 1 और 9 के संबंध में आने से यहाँ पे केंद्रीय प्रभाव यहाँ पे तो था, यहाँ पे केंद्रीय प्रभाव नहीं था, यहाँ पे केंद्रीय प्रभाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक प्रकार की राशि के जो तत्व है उसका प्रभाव है। आत्मा भी जल रही है तो चाहते डिजायर भी जल रही है, दोनों थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कर रही होती है लाइफ के अंदर, और फिर टुवर्ड्स हायर लर्निंग या टुवर्ड्स आध्यात्म का जो ज्ञान है उसकी तरफ बारीकी से आगे बढ़ने के लिए फोर्स कर रही होती है लाइफ यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे सूर्य से केतु की प्लेसमेंट 10th हाउस आती है, यहाँ पे आ जाएगा राहु। अब यहाँ पे ये बैलेंस हो रहा होता है। ठीक है, ये बैलेंस फैक्टर जब भी आता है तो कई बार आपको अपने जीवन के अंदर देखने को मिलेगा। पहली चीज कि सूर्य से केतु 10 घर आगे बैठे, तो आत्मा किसी काम को करना तो चाहती है लेकिन कई बार उसे कर नहीं पाती, परिस्थितियों से वो डिटैच हो जाती है। यानी मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ, और मैं क्योंकि चाह रहा हूँ चाहत, और यहाँ पे क्या है, डिटैचमेंट। तो हम अपना कुछ कर्म प्लान करके चल रहे हैं, इसके स्टेप के बाद ये स्टेप, तो नेचुरल परिस्थितियां हमें ऐसे देखने को मिलेंगी कि वो स्टेप जो है वो स्किप हो जाएगा किसी न किसी वजह से। एक चैलेंज ये है। दूसरा, अगर यहाँ पे सोल स्ट्रांग हो जाती है तो फिर वो अपने आप को या तो कर्म से डिटैच कर लेगी। अब कर्म से डिटैच तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है, आपका जन्म इस कर्म भूमि पे कर्म के लिए हुआ है, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन सपोर्ट कर जाता है। ऐसे में व्यक्ति अपना जो भी एक कर्म पकड़ता है उस कर्म के अंदर वो बहुत बारीकियां सीख जाता है, बहुत ही अपने आप में एक्सपर्टाइज हो सकता है, उसकी हर एक बारीकी उसकी सोच उस कर्म के बारे में समझ सकती है, जान सकती है। ठीक है, इसमें ये देखना पड़ेगा केतु किस हाउस के साथ जुड़ रहे हैं, किस प्रकार के राशि संबंध के साथ जुड़ रहे हैं। एक पर्टिकुलर चार्ट था, उसके अंदर 9 नंबर से वो लगन कुंडली बनती थी। यहाँ पे आती थी मंगल की राशि, यहाँ पे जो है वो थी चंद्रमा की राशि। सूर्य की प्लेसमेंट 8वें घर में है, केतु की प्लेसमेंट जो है वो 5th हाउस में। 5th हाउस मंगल की राशि से जुड़ा हुआ था, तो जातक का जो कर्म था वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज के साथ जो है, जो कि मंगल रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ उनका एक नेचुरल कर्म दिखाई देता है, और उसमें उनको काफ़ी अच्छी महारत या बारीकी कही जा सकती है। तो इस हिसाब से सूर्य से 10th में केतु इतनी आसानी से काम बनने नहीं देता, डिटैचमेंट बार बार रहती है कामों से आत्मा को, लेकिन जब वो सोल सही तरीके से अपने किसी काम को पकड़ ले तो वो उसको बहुत ही बारीकी से करके आगे निकल जाती है। कई बार ये फैक्टर जो है, ये केतु का एक मानते हैं एस्ट्रोलॉजीज के साथ जुड़ना, एंशिएंट नॉलेजेस के साथ जुड़ना, वो उसके प्रति लोगों को खींच के ले आता है। यहाँ पे कर्मा को ऐसे मत जोड़िएगा कि वो आपका प्रोफेशन है,
यहाँ पे प्रोफेशन की बात नहीं हो रही, सोल से कर्म की बात हो रही है, ऐसा कर्म जिससे कि आत्मा अपने आप को कनेक्ट कर रही हो। ठीक है, प्रोफेशन वो चीज़ है जहाँ पे आपको पैसा मिलता है, पैसे की बात यहाँ पे नहीं हो रही, वो एक सेकंड फैक्टर है। इसी तरीके से ये फॉर्मेशन में सूर्य और केतु केंद्रीय प्रभाव से आपस में जुड़े होते हैं, राहु भी इक्वल प्रभाव करता है, इसलिए यहाँ पे डिजायर्स और जो चीज़ों को गिव अप करना है, मोक्ष करना है, इन दोनों के बीच में सोल को एक बैलेंस चाहिए होता है। क्योंकि देखिए सूर्य से चौथा जो कि मन का भाव है, वहाँ पे राहु आ गया और मन के भाव पे राहु का प्रभाव डिजायर्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, वहीं 10th हाउस जो है वो डिटैचमेंट को प्रभावित करेगा। ऐसी कंडीशन में दोनों के प्रभाव सूर्य के ऊपर पड़ रहे होते हैं। कहीं ना कहीं इस फॉर्मेशन के साथ अगर हम देख रहे हैं तो सोल को स्ट्रांग होना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग सोल है, इसका मतलब अगर फायर प्लैनेट फायर साइंस की तरफ है, 1, 5, 9 में है पहली कंडीशन, या फिर मैस्कुलिन साइन के अंदर है तो वो बैलेंस कंडीशन के साथ आगे बढ़ेगा। अगर वो फेमिनिन में है तो यहाँ पे सोल थोड़ा सा अपने आप को असहज फील आउट करेगी, उसके हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ता है। इसके बाद अगर देखें केतु की प्लेसमेंट सन से अगर जो हो रही है वो सपोज कि आपको 11th में मिल जाए, यहाँ पे बारीकी किसके प्रति है, बारीकी यहाँ पे लाभ बनाने के प्रति है, गेन्स बनाने के प्रति है। लेकिन अगर यहीं पे मुक्ति के प्रभाव को देख रहे हैं तो सोल जो है वो 11th हाउस की चीज़ों से अपने आप को कभी कभी डिटैच कर लेती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन बहुत सारे लाभों के बावजूद भी वो उन्हें दूसरों के लिए ही यूटिलाइज कर जाता है और उसी को अपनी मुक्ति के द्वार मानता है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग आपको दिखेंगे जहाँ पे चैरिटी से चीज़ें आती हैं जो फिर भी अपने पास नहीं रखते, उसको उठा के दूसरों के प्रति लगा दिया करते हैं। इनकम अर्निंग्स के अंदर देखा जाए तो सोल बहुत बारीकी से काम कर सकती है। नेचुरल गिफ्ट्स अगर उनको मिल रहे हैं तो वो उनसे भी अपने आप को एक तरह से डिटेक्ट करके अपनी फ्रीडम का एक मार्ग बना देती है। इसी तरीके से सूर्य से केतु की प्लेसमेंट अगर 12th बन रही है तो इस कंडीशन में सूर्य से केतु जो है वो 12वें होने पे आपका जो डिटैचमेंट फैक्टर है वही 12th में जा रहा है। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन की वजह से कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने आप को नेचुरली मोक्ष की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए सूर्य आत्मा से ये कॉम्बिनेशन नेचुरली कहाँ चला गया, 12वें में चला गया। तो कई बार जब हम देखते हैं ऐसे लोगों को, ये सांसारिक जीवन से बाहर निकलने के प्रयासों में कई बार अपने आप को आगे ले आते हैं। और इसी का दूसरा साइड देखिए, अगर ये फॉर्मेशन है तो जीवन के अंदर जो लोगों के साथ उनका कनेक्ट है, वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसे बनती है जो कि वो फोर्स कर रही हो कि वो सब कुछ से दूर हट के अपनी मुक्ति बनाए। ठीक है, सोल आत्मा के लेवल की चीज़ों को लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, ज़्यादातर चीज़ें हम इस पे काम करते हैं। दुनिया की 90 से 95% के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस कंसिडरेशन में चलते हैं। ये वाला जो कंसिडरेशन है, इतना जो पोटेंशियल है टुवर्ड्स द सोल, ये बहुत ही कम लोग दिखाते हैं। इस कारण से ये प्रभाव डायरेक्टली दिखाई नहीं देते, लेकिन ये जो प्रभाव है ये फील आउट करने के लिए जो हमारी नेचुरल सांसारिक जीवन है इसके अंदर हमें कुछ अड़चने या बाधाएं महसूस होने लगती है। इसीलिए सूर्य से केतु के जितने प्रभाव है ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो आध्यात्मिक जीवन की तरफ, मुक्ति के मार्ग को जा रहे हैं। जबकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मटेरियल्स को बनाना चाहते हैं, जीवन के अंदर चीज़ों को पाना चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा फैक्टर आपको चंद्रमा और राहु के बीच में समझना। जो लोग अपने जीवन को इंडिविजुअली, सोल को एक तरीके से फ्रीडम की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे उनको इन कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी कि सूर्य से केतु की प्लेसमेंट क्या है। अगर मान लीजिए मटेरियलिस्टिक जीवन में आप जीना चाह रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि आपकी सोल जो है तृप्त नहीं हो रही, ठीक है, उसको एक वो हैप्पीनेस नहीं आ रही, वो अपने आप को फ्री फील नहीं कर रही, वो बेचैन हो रही है, तब आप इस कंसेप्ट को लगा के देख सकते हैं कि एक्चुअल में नेचुरल सोल आपसे क्या चाह रही है, जिसकी वजह से आपके साथ ये सारी की सारी परिस्थितियां बन रही हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं उनके पास सब कुछ है, पैसा है, जब वो जो चाहे उन्हें सब कुछ मिल सकता है, उसके बावजूद भी उनमें कोई बेचैनी। अगर ऐसा कोई थॉट किसी को दिखाई देता है तो वो सूर्य से अपने केतु की प्लेसमेंट को देख लेता है कि मेरी सोल से मेरी मुक्ति जो है वो मुक्ति किस तरीके से, क्या कर्म होगा, क्या भाव, किस प्रभाव से होगा जिससे कि वो अपनी मुक्ति को हासिल करेंगे। मान लीजिए ये यहाँ पर है तो ये लोग चैरिटी के द्वारा कर सकते हैं, ये यहाँ पर है तो ये अर्निंग्स करके दूसरों की हेल्प करके कर सकते हैं, ये यहाँ पर है तो ये अपने कर्मा को दूसरों के प्रति कनेक्ट करके कर सकते हैं, ये अगर 9th में है तो ये नॉलेजेस को अपने पास एक्वायर करके उनको देकर कर सकते हैं, अगर ये 8th हाउस में है तो ये किसी गहरी रिसर्च को, किसी चीज़ों को खोज के निकाल के दूसरों को देने में मदद कर सकते हैं, अगर ये केतु 7th में है तो सामने की पार्टनरशिप्स के अंदर उनको, जैसे हम कहते हैं बिजनेस, वहाँ पे लोगों को कोई सपोर्ट आउट कर रहे हैं आप, उससे हो सकता है। अगर 6th में आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में लॉयर्स जो हैं वो वाला प्रभाव यूज कर सकते हैं, क्योंकि सोल से 6th केतु है, केतु डिटैचमेंट है, लेकिन वहाँ पे केतु सोल को प्रभावित कर रहा है, यानी कि आप ज़्यादा स्ट्रांगली अपने एनिमी फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसको यूज़ करने के लिए। 5th में है तो नॉलेज, लर्निंग्स के प्रति,
फोर्थ में आता है तो रिस्क है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के प्रति कहीं डिटैचमेंट दिखा सकता है या घर से दूर हट के डिटैच होकर काम करने की स्थिति दिखाता है। थर्ड में आता है तो व्यक्ति पराक्रमी तो नेचुरली होगा, लेकिन उसको अपने पराक्रम को उस समय थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा। सेकंड हाउस में आता है तो भी ये है कि वो सेविंग्स वेल्थ या फैमिली के प्रति थोड़ा सा डिटैचमेंट से प्रभाव दिखा सकता है। फर्स्ट में आ रहा है तो फिर तो व्यक्ति सेल्फ अपने आप को ही अपने आप से अलग करके दूसरों के प्रति डालता है और बेहतरीन तरीके से उनके सक्सेस राइज हो जाया करती है। तो ये जो है ये कंडीशंस हैं सूर्य और केतु के बीच में। और जो मैंने आपको राशि प्रभाव समझाया उसको समझते हुए चलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि चीज़ें आसानी से होंगी अगर फेमिनिन साइंस हैं, नेचुरली हो रही होंगी, अच्छी या बुरी दोनों। इसी तरीके से अगर जो आपकी राशि है वो मैस्कुलिन है तो चीज़ें अच्छी या बुरी दोनों ही हो रही होंगी, लेकिन हार्डशिप्स के साथ हो रही होंगी। धन्यवाद।